वो 3 आवर्स जो होते हैं एग्जाम के उसमें बहुत ज्यादा पैनिक कर गई। उस टाइम पे मैं सब भूल गई थी, जो भी मैं पढ़ के गई थी कुछ भी याद नहीं आ रहा था मुझे। अभी भी जब मैंने दिसंबर में एग्जाम दिए, मैं वापस अपने होम टाउन आई, तब मैंने मम्मी को बोल दिया था मुझसे नहीं होगा और क्लियर भी नहीं होने वाला है, तो मुझे नहीं करने सीएस। ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग चल रही है। तो व्हाट इज द मैकेनिज्म दैट यू फॉलोड? एग्जीक्यूटिव में भी मैं अटेम्प्ट्स के लूप में फंस गई थी। हाउ मच योर मेंटल हेल्थ गॉट अफेक्टेड? इतने ज्यादा अटेम्प्ट लग जाते तो बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट होने लगता है। और इवन मेरे साथ तो सिचुएशन थोड़ी सी अलग ही हुई थी। आई लॉस्ट माई फादर। जब आप बार बार वो फेल देखते हो मार्कशीट पर, तो उससे वही होता है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लूज हो जाता है। वापस ओपन बुक को सब लोग बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं कि एक बार पढ़ लिया तो हो जाएगा। सब लोग लाइटली एंड नहीं लेते हैं उसमें भी ओपन वह बुक को। इसको डीडी मेन के 13 आए थे और अब 67 आए हैं। ये जो जंप है ये असाधारण है। तो जस्ट गिव 7 बजे के बाद योर स्केड्यूल कि आप सुबह से ट्रेनिंग के टाइम पे आप सुबह से रात तक कैसे पढ़ रहे थे। पूजा पाठ कितनी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आपको पास करने के लिए। सबको लगता है एग्जीक्यूटिव ज्यादा इजी है, वो हो गया तो प्रोफेशनल तो हो ही जाएगा। अब भी नहीं हो रहा है तो मतलब मेरा भी टाइम आएगा। बस हार्ड वर्क करो और बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। टॉप 3 में पढ़ाई करना नहीं है, यू मीन टू से। फर्स्ट गेस्ट ऑन माय चैनल। पहले तो मैं बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाह रहा हूँ। बहुत ढेर सारे कॉन्ग्रेचुलेशन अपने ग्रुप क्लियर करने के लिए। भारी ग्रुप होता है, प्रोफेशनल का कोई भी ग्रुप भारी थैंक है। यू सो मच। और दूसरी चीज ये कि थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए। इस माय तरीके से प्लेजर। मेरे आता जो मैं सबको बताना चाहता हूँ दिशा के बारे में, वो ये है कि ये तो खुद बताएगी, लेकिन उसमें से एक जो इम्पोर्टेंट चीज जिसके लिए आज ये हम लोग पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि यार मैंने ये सुना था कि 10-15 नंबर बढ़ा लिए पिछले अटेम्प्ट से इस अटेम्प्ट में। किसी ने कुछ 20-25 नंबर बढ़ा लिए अपने मेहनत करके। ये 100 नंबर कौन बढ़ाता है यार, ये बताओ। ऐसा कौन सा मेहनत हो जाता है कि इंसान 100 मार्क्स की 100 मार्क्स की जंप ले लेता है। ये एक उस क्यूरियोसिटी टाइम थी थोड़ी मेरे अंदर। सिचुएशन अलग थी। हाँ। और अभी मैं मुझे मिस्टेक्स पता चली जो उस टाइम की थी, तो हो गया। तुमको 200 चाहिए और तुम्हारे 235 आ रहे हैं, तो भाई कुछ तो अलग मेहनत करी है। तो आई थॉट कि लेट्स ब्रिंग यू ऑन दिस एपिसोड एंड एस्पिरेंट्स को पता चले कि क्या क्या चीजें हैं। और मेरे को भी क्यूरियोसिटी हुई जब मैंने तुम्हारा रिजल्ट देखा कि भाई ये सब कुछ ठीक है, रिजल्ट भी ठीक है, बट ये जंप मेरे को लगा कि अगर हम इसको इस पॉडकास्ट में अगर इसको हम खोल पाए तो बहुत हेल्प होगी एस्पिरेंट्स की जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इस ग्रुप के लिए, नहीं किसी भी ग्रुप के लिए, क्योंकि इट इज अबाउट स्ट्रेटजी एंड इट इज अबाउट माइंडसेट। ये दोनों मिला के हम, मेरे को तो ऐसा लगता है, बाकी तुम अभी बताओ। तो थोड़ा सा अपनी सीएस माइंडसेट की, इज वेरी है ना? इंपॉर्टेंट। हाँ एग्जैक्टली, तो थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताओ। सीएस की जर्नी इजी तो नहीं थी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे। इवन ना तो मेरा एग्जीक्यूटिव भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, ना ही प्रोफेशनल हुआ। एग्जीक्यूटिव में भी मैं अटेम्प्ट्स के लूप में फंस गई थी, तो उसमें भी आपने बहुत हेल्प की थी, बहुत सारी टेक्निक्स बताई थी मुझे। तो एग्जीक्यूटिव में ऐसा हुआ था, मैंने सबसे पहले मुझे 4 से 5 अटेम्प्ट्स लगे क्लियर करने में एग्जीक्यूटिव। पहले तो मैं फर्स्ट फर्स्ट एक एक ग्रुप करके ही दे रही थी, और फिर मैंने 2 बार एक एक ग्रुप दिया, फिर बोथ ग्रुप्स के लिए अपेयर किया था, तो फिर मेरा एक ग्रुप क्लियर हुआ था उसमें। देन फिर सेकंड मैंने फिर से दिया, तो मुझे लगा अब तो एक ही बचा है, और उसमें भी 2 एमसीक्यू सब्जेक्ट थे तो वो हो जाएगा शायद, पर नहीं हुआ था। फिर वापस मैंने दिसंबर में दिया था, दिसंबर 24 में मैंने दिया था। और प्रोफेशनल का ऐसा था, प्रोफेशनल भी मेरा अभी फोर्थ अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, ओके। फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप जो अभी तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट में, मतलब ये अटेम्प्ट के पहले वाले अटेम्प्ट में 124 आया, तो व्हाट वाज योर एग्जैक्ट फीलिंग? बिकॉज तुम्हें ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट लग चुके थे एंड दैट वाज द थर्ड अटेम्प्ट, सो व्हाट वाज योर एग्जैक्ट फीलिंग कि वो 124 देखने पे? उस टाइम मैंने जब अपनी सिचुएशन एनालाइज की तो मुझे पता चला मेरी प्रिपरेशन मतलब सही ट्रैक पे थी, बस जो मेरा माइंडसेट था वो सही नहीं था। जैसे? मैंने जो कॉन्फिडेंस लूज किया, वो 3 आवर्स जो होते हैं एग्जाम के उसमें बहुत ज्यादा पैनिक कर गई। उस टाइम पे मैं सब भूल गई थी, जो भी मैं पढ़ के गई थी कुछ भी याद नहीं आ रहा था मुझे। मतलब हम्म प्रिपरेशन के टाइम पे वो सही था, बट वो एग्जाम टाइम में वो गड़बड़ हो गया। हम्म इस टाइम मैंने उसको इम्प्रूव किया। मैंने आपको उस टाइम कॉल भी किया था, तो मैंने बताया था कि मुझे वापस वही सेम मिस्टेक नहीं करनी है। यू व्हाट यू मीन टू से इज कि जितना इम्पोर्टेंट हमारा एग्जाम के पहले की तैयारी है उतना ही एग्जाम के तीन उससे घंटे भी ज्यादा उससे इम्पोर्टेंट। ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाउ यू परफॉर्म बेसिकली, हाउ यू राइट। एग्जीक्यूट इवन इफ यू हैव डन योर सेट ऑफ प्रिपरेशन।
तो फिर उसको ठीक करने के लिए क्या किया इस बार? एग्जैक्टली उस 3 घंटे में क्या किया? 3 घंटे में बस गिव अप नहीं किया। अगर कुछ याद भी नहीं आ रहा है तो भी मैंने ट्राई किया कि मैं 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करूं। हम्म, कुछ भी नहीं याद आ रहा था, जो याद आ रहा था वो लिख के आई हूँ। लेकिन मैंने लास्ट तक, इवन मैंने अभी अपनी कॉपीज मंगाई तो मैंने उसमें देखा, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस मैंने लिखे उसमें मार्क्स नहीं मिले मेरे को, जो लास्ट में मैंने लिखे हैं उसमें इवन 2 या 3 मार्क्स भी मिले तो वो मिले हैं, हम्म, क्योंकि मैंने वो आंसर लास्ट तक लिखा है। अगर मैं हम्म। बीच में गिव अप कर देती तो शायद अभी ईएसजी में मेरे 56 मार्क्स नहीं आए होते। नहीं नहीं, मैंने देखा कि तुम्हारे पिछले अटेम्प्ट में जो 124 आए हैं, तो किसी में 13 आए हैं, किसी में 40 आए हैं, किसी में जी जी 37, किसी में, और इस बार तुम्हारे 2 सब्जेक्ट में तो एग्जेम्पशन आ गए और 2 में 50+ मार्क्स आए हैं। तो दिस इज अ बिग जंप, व्हाट अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक कि ये अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट भी छोटा शब्द है इसके लिए। क्या तुमने ऐसा कुछ पहले से अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया था इस बार कि इस 3 घंटे में अगर ये कुछ ब्लॉक हुआ या ये कोई दिक्कत आई तो मैं ये करूंगी? मतलब तुम पहले से प्रिपेयर्ड गई थी क्या कि वहां पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं ये करूंगी, ये प्रॉब्लम आएगी तो मैं इस तरीके से करूंगी? तो इफ देयर समथिंग जस्ट लेट हाँ, अस मैं नो। हाँ। पहले से माइंड को प्रिपेयर करके गई थी मैं, हम्म, कि अगर कुछ भी है बस मुझे 100 मार्क्स का लिख के आना है, क्योंकि पहले तो मैंने मेहनत की है ना। और ऐसा तो नहीं है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, कुछ तो आएगा क्वेश्चन में। अगर किसी टॉपिक के बारे में कुछ पूछा है तो मैं कुछ तो लिख पाऊंगी उसमें। हम्म, तो मैं वही सोच के गई थी और पहले से सारी प्लानिंग करके गई थी कि वो, इवन मैं ऐसा भी करके गई थी कि एग्जाम में एक दिन पहले किस चैप्टर से स्टार्ट करना है प्रिपरेशन, वो 2 दिन कैसे मैनेज करना है, ये तुमने कब प्रिपेयर वो किया? सब। ये तुमने एग्जैक्टली कब प्रिपेयर किया था? 1 महीने पहले एक जब महीना मेरी पहले। प्रिपरेशन चल रही थी, मेरे को स्टडी लीव ही 1 महीने की मिली थी, मुश्किल से हम्म, 25 डेज की स्टडी लीव मिली थी, उसी में हम्म, किया मैंने। हम्म। उसके पहले इंटर्नशिप चल रही थी तो गॉट योर वैसे भी पॉइंट। ज्यादा टाइम नहीं मिलता था। तो व्हाट डू यू थिंक कि माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है ऐसे एग्जाम्स के लिए? इफ यू हैव टू गिव सम परसेंटेज, तो सपोज 2 चीजें हैं एग्जाम पास करने के लिए, एक चीज है माइंडसेट, एक चीज है आपकी तैयारी। तो अगर आपको 100% दिया जाए तो हाउ वुड यू डिवाइड इट, तैयारी और माइंडसेट में? आई थिंक 50-50। माइंडसेट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना प्रिपरेशन है। हम्म, अगर आपने पढ़ लिया और वो 3 घंटे में पैनिक कर गए तो फिर कोई सेंस नहीं है। एंड हाउ डू यू कीप योरसेल्फ बैलेंस्ड, और जस्ट अगर कोई सिचुएशन उल्टी जा रही है, अगर कोई सिचुएशन पैनिक में जाने में, बिकॉज यू हैव बीन टू सो मेनी अटेम्प्ट्स, तो मेरे को लग रहा है कि क्योंकि मेरे साथ भी यही सब हुआ, तो आई नो आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ इन सर्टेन वे ताकि वो चीजें ना हो। तो ऐसे किसी डाउन टाइम में कि जैसे आपने रिजल्ट देखा तो 124 आया, तो उस समय में या जब आप तैयारी कर रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं जिस समय में एक नॉर्मल सेन रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है उस पॉइंट इन टाइम पे। तो हाउ डू यू कीप योर सेल्फ लाइक लिटिल काम एंड कंपोज्ड कि हाँ जो भी है ठीक है बट ये करना है ऐसा? ओके। सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग तो मेडिटेशन थी, हम्म। विच हेल्प मी अ लॉट। ओके। मैं इतना ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं थी लेकिन वो मुझे बहुत हेल्प करता ओके। था माइंड को थोड़ा सा स्टेबल रखने में। यू। एंड सेकेंड वन इज ट्रस्ट द प्रोसेस, ओह। ट्रस्ट द गॉड, ट्रस्ट ऑन, एंड हैव बिलीव इन योर सेल्फ कि इतनी आगे तक आए हैं तो आगे भी हो जाएगा। पहले भी तो किया है ना। बट व्हाट अबाउट बट व्हाट अबाउट एस्पिरेंट्स जिनका ये पहली बार है, अभी तक उन्होंने फेलियर नहीं देखा है? उनके लिए बस यही बोलूंगी कि बस हार्डवर्क करो और बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। आई थिंक कि हमारे हाथ पे हाँ, सिर्फ मेहनत करना है। हाँ हाँ बिल्कुल। प्रोसेस वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने भी बहुत ज्यादा एमएस धोनी से ये चीज को सीखा। मतलब प्रोसेस में अगर आपको मजा लेना आ गया ना, और चाहे कितना भी right। बुरा से बुरा कंडीशन हो जाए और ऊट पटांग चल रहा हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप फिर भी गिव अप ना करके जैसे एक फ्लो स्टेट में आ गए कि नहीं यार चलो अब ये भी देख लिया, अब ये भी देख लिया, अब ये भी हो गया, अब वो भी हो गया, लेकिन फिर भी अगर आप उठा के किताब पढ़ने बैठ गए ना, तो भाई उसमें एक जैसे सर्टेन मजा आने लग जाता है। वो मजा हो सकता है आपको कुछ और करते हुए right। आ रहा हो, लेकिन पढ़ाई में अगर वो मजा आने लग गया तो आप नहीं पास हो गए इस अटेम्प्ट में तो अगले अटेम्प्ट में पास हो जाओगे, क्योंकि आपका क्वालिटी ही चेंज हो गया है, आपका पर्सनैलिटी ही चेंज हो गया है बिल्कुल। नेक्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी। अगर आप डेली भी, मतलब बस पढ़ना मत छोड़ो, अगर डेली भी 2-3 घंटे भी हो रहा है तो जस्ट इससे कीप मुझे डूइंग। समझ में आया कि बहुत बच्चों को एक प्रॉब्लम रहती है कि दे आर नॉट एबल टू मैनेज ट्रेनिंग विथ अपनी पढ़ाई, सेल्फ स्टडी। सो हाउ डिड यू डू दैट? बिकॉज आपने बताया कि आपने 25 दिन की लीव ली थी,
जनरली ऐसी ही लीव होती है, 2 हफ्ते की, 10 दिन की, 20 दिन की, 1 महीने की. सो दैट मीन्स यू हैव ऑल्सो डन योर पार्ट ऑफ ट्रेनिंग. सो हाउ डिड यू यूज टू मैनेज दैट? उस दौरान में आपकी पढ़ाई कैसे होती थी, और अगर कुछ प्रॉब्लम होती थी तो उसके बारे में भी बताओ. उस टाइम ट्रेनिंग के साथ पढ़ाई मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। हम्म. मतलब, और दिसंबर अटेम्प्ट में स्पेशली जब एनुअल फाइलिंग का टाइम होता है, तब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि माइंड भी वहीं पर लगा हुआ होता है पूरा ऑफिस में। फिर आके मैं इतना ज्यादा ड्रेन आउट हो जाती थी स्टिल। लाइक सुबह 10 बजे जाती, 9:30 पे निकल जाती थी मैं, और आते आते 6:30 7 बज जाता था। तो फिर 7 बजे के जस्ट बाद गिव मी योर स्केड्यूल कि आप सुबह से ट्रेनिंग के टाइम पे आप सुबह से रात तक कैसे पढ़ रहे थे, यानी पढ़ाई को कैसे इंक्लूड कर रहे थे अपने डे में. आई यूज टू वेक अप अराउंड 7 7:30। उसके बाद मैं 1 1.5 घंटा निकाल लेती थी पढ़ाई के लिए मॉर्निंग में। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट एंड ऑल रेडी होके 9:30 बजे मैं ऑफिस पहुंच जाती थी। 9:30 से टिल 6:30, एंड वापस हॉस्टल आते आते 7 हो जाता था। फिर उसके बाद मैं ब्रेक लेती थी थोड़ा सा। 7:30 8 8 से मैं पढ़ने बैठ जाती थी वापस। और बीच में थोड़ा सा डिनर का टाइम निकालो, और फिर 11 बजे तक पढ़ती थी मैं। 11 11:30 तक इतना ही टाइम मिलता था, उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि माइंड ऑलरेडी बहुत ज्यादा ड्रेन आउट हो जाता था। इसका मतलब है कि आपको पढ़ाई का टाइम नहीं ही मिला उस ड्यूरेशन में. स्टिल यू बहुत मैनेज्ड कम। इट. इट इज लाइक लिटिल मिरेकल फॉर मी कि इसके बाद भी आपने ऐसे मार्क्स मैनेज किए. सबको लगता है एग्जीक्यूटिव ज्यादा इजी है, वो हो गया तो प्रोफेशनल तो हो ही जाएगा। पता नहीं क्यों ऐसा चीज बोलते हैं बहुत लोग कि एग्जीक्यूटिव अगर तुमने निकाल लिया तो फाइनल तो बस हो जाएगा. बट व्हाट आई फाइंड इज कि दोनों अपने आप में बहुत कठिन है, बट वो बोल में भी इसलिए रहे हूँ क्योंकि राइट। क्योंकि अगर आपका सी ए सी टी और जो अब सी एस फाउंडेशन होगा अगर यहाँ है, तो बहुत बड़ी जंप होती है एग्जीक्यूटिव में, क्योंकि वो बहुत ही अलग प्लेन है. और लेकिन एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के बीच का डिफरेंस इतना नहीं है, इसलिए मे बी वो बोल रहे हो. बट आप ये बोलो कि ये एग्जीक्यूटिव से राइट। आसान है प्रोफेशनल, ये तो भाई यही बहुत लोग, इसी में बहुत लोग फेल हो जा रहे हैं कि ऐसा नहीं है. और यही हो रहा है। खेल खेल में नहीं हो जाएगा प्रोफेशनल. प्रोफेशनल बहुत ज्यादा टेक्निकल है. मेरे को ऐसा लगता है टेक्निकलिटीज के मामले में प्रोफेशनल ज्यादा टेक्निकल है. सिलेबस के मामले में सिलेबस भी बड़ा है, ऐसा नहीं कि सिलेबस कहीं से कुछ कम हो. दोनों इक्वल लेवल पर ही हैं। हाँ, और टेक्निकलिटीज के मामले में मेरे को और लगता है कि प्रोफेशनल थोड़ा और ज्यादा. ज्यादा बेस्ट हाँ है। हाँ हाँ. वो मिथ को मेरे को लगता है समय के साथ क्लियर हो जानी चाहिए. बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैंने क्लासेस भी कहाँ से ली थी, हाँ हाँ. ऐसा क्या? ग्रुप 1 की। ओ, तो स्पॉन्सर किसी भी तरीके का स्पॉन्सरशिप नहीं है ये इस वीडियो में, बट आप बता सकते हो कि आपने क्लासेस कहाँ से ली थी. ग्रुप 1 की मैंने यस एकेडमी से ही ली थी सारी। अच्छा पढ़ाते हैं. एंड ग्रुप 2 की इंस्पायर ESG चिराग सर पढ़ाते हैं, वो तो बेस्ट है। ओके. एंड CSR और DD मुस्कान मैम। वो तो भाई मैंने भी उन्हीं से किया है, तो मेरे को आइडिया है. ड्राफ्टिंग मैंने अनूप जैन सर से लिया था। वो भी बढ़िया पढ़ाते हैं यार. ड्राफ्टिंग मैंने भी उनसे लिया था, तो बढ़िया टीचर है, हाँ। इसमें तो कोई डाउट नहीं है. स्पॉन्सर्ड नहीं है ये वीडियो, मैंने भी उन्हीं से क्लास ली है. ठीक है. अब ये बहुत ज्यादा बच्चे मेरे चैनल पे पूछते हैं और बहुत इंटरेस्ट है उनका इस बात को जानने में कि पूजा पाठ कितनी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में आपको पास करने के लिए. आई नो डेफिनेटली आई हैव एन आंसर फॉर दैट, बट व्हाट अबाउट यू? पूजा पाठ अगर एग्जाम के पहले करो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के बाद मत करो। कि रिजल्ट आने से पहले कर रहे हैं कि पूजा पाठ कर ली तो एग्जाम अच्छा, रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, माइंड बहुत काम रहता है। कॉन्फिडेंस देता है, नो डाउट, बहुत कॉन्फिडेंस देता है पूजा पाठ. बट मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी चीजें हैं उसको रेगुलर रखो. ये भगवान से समझौता वाला चीज राइट। जो है कि पास करवा दो यार, वो तो वो थोड़ा सा उस पीरियड में कर रहे हैं और उसके बाद हम भूल जा रहे हैं, वो चीज थोड़ी सी इन जनरल लाइफ में भी काम नहीं आएगी वो चीज. तो आपके केस में अटेम्प्ट्स लगे हैं, मेरे भी लगे हैं, बट आपके केस में हाउ मच योर mental health got affected because of the attempts and all? If you are okay with this to talk. मेंटल हेल्थ तो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई थी, एग्जीक्यूटिव में भी और प्रोफेशनल में भी। अहम, इतने ज्यादा अटेम्प्ट लग जाते तो बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट होने लगता है। और इवन मेरे साथ तो सिचुएशंस थोड़ी सी अलग भी हुई थी, आई लॉस्ट माय फादर। तो फिर तो बहुत ज्यादा, अभी जो मैंने इस अटेम्प्ट ने क्लियर किया तब भी मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा डाउन थी। उस टाइम मुझे मेडिटेशन और मंदिर जाने में ही हेल्प हुई। और मेंटल हेल्थ का ऐसा है कि
जब आप बार-बार वो फेल देखते हो मार्कशीट पर, तो उससे वही होता है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है। वापस वही सब्जेक्ट पढ़ना, वापस वही शेड्यूल, वही 4 वॉल्स में बैठ के पढ़ना इज़ वेरी डिफिकल्ट। आप जब कर रहे हो पढ़ाई और इस तरीके का टाइम आप देख रहे हो, तो हाउ डू यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एट दैट पॉइंट? व्हाट एग्जैक्टली डू यू से टू योर सेल्फ? मैं बस यही बोलती थी कि मेरा भी टाइम आएगा। ऐसा नहीं है मतलब मैं दूसरों से कंपेयर नहीं करती थी। लोगों की जर्नी अलग है, मेरी जर्नी अलग है। शायद मैं फेलियर से कुछ सीख ही रही हूँ एंड जितना मुझे फेलियर ने सिखाया है वो पास हो जाती तो नहीं सीख पाती। मैं उसी चीज से बस खुद को मोटिवेट करती थी कि ठीक है, भगवान शायद कुछ सिखाना चाह रहे हैं इसलिए ये बार बार हो रहा है। वो जब आप एक बार सीख लोगे तो फिर दिस इज अ बिग लर्निंग। चीजें चेंज होने लगती दिस हैं। इज अ बिग लर्निंग। हम्म, ये एक्सेप्टेंस आ जाना कि अगर हमारी पूरी मेहनत के बाद भी चीजें नहीं हो रही हैं, दैट मीन्स वी हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। एंड एक्सेप्टेंस एंड हाँ, अगेन दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी करना, दिस इज अ बिग लर्निंग। एंड yeah। आई हर्ड विराट कोहली और किसी और ने भी ये बात बोली है कि फेलियर ही सब कुछ सिखाता है, सक्सेस कुछ नहीं सिखाता है। इतने सारे लाइफ लेसन्स मिले वो पूरी जर्नी में, वो बहुत जरूरी थे सीखना। सीरियस सीरियस जर्नी जिनके अटेम्प्ट लगते हैं, वो उनकी बहुत खतरनाक तरीके की स्टोरी और ट्रांसफॉर्मेशन होता है मेरे हिसाब से। तो ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे मशीन में घुस रहे हो जहां पर आपको इधर से उधर तक रगड़ा जा रहा है, और उसके बाद आप कुछ और ही पर्सनैलिटी, कुछ और ही ट्रांसफॉर्मेशन लेके निकल रहे हो लाइफ में। I can say about myself, but yeah, अब even if everybody, if any people who are getting attempts and they are like never giving up in that sense, तो उनका mindset change हो जाता है। अभी भी जब मैंने दिसंबर में एग्जाम दिए, मैं वापस अपने होम टाउन आई, तब मैंने मम्मी को बोल दिया था मुझसे नहीं होगा और क्लियर भी नहीं होने वाला है, तो मुझे नहीं करना है सीएस। तो वो मुझसे बोली थी कुछ और देख लो, एमबीए स्टार्ट कर दो, हम्म। कुछ और कर लो। लेकिन वो एक थोड़ा सा होप होता है कि नहीं शायद हो जाएगा। तो मैंने जनवरी से ही फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी ग्रुप 2 की, हम्म। भले रिजल्ट कुछ भी हो। What content do you watch? कंटेंट, मैं पॉडकास्ट सुनती हूँ बहुत, हाँ। राज शमामी, चलो। आपके वीडियो सब। वो बहुत जरूरी है। वो तो बहुत जरूरी है। 124, ओके। 235, 100+ मार्क्स का अंतर है, ठीक है। हम इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ कि आप इतने मार्क्स एक अटेम्प्ट में बढ़ा पाए। बिकॉज दिस इज बिग, ओके। अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो दिस इज बिग। और अगर मैं इन बच्चों की जगह होता तो मैं जरूर आपसे बात करके ट्राई आउट करता इसको ब्रेक डाउन करने का, ताकि मैं अगले अटेम्प्ट में पास हो पाता। सो जिस दिन आपके 124 आए, व्हाट वाज योर एनालिसिस ऑफ योर सब्जेक्ट्स? नॉट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, बट मैं जनरल एनालिसिस जानना चाह रहा हूँ कि आपने क्या किया, एनालाइज किया उस दिन बैठ के। फर्स्ट थिंग आई वुड से ट्राई टू कंप्लीट 100% सिलेबस। लाइक कुछ भी चीज छोड़ो मत। अगर डिफिकल्ट भी लग रही है तो रिवीजन लेक्चर्स देख लो, शॉर्ट नोट्स से थोड़ा बहुत लाइक आइडिया होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर आखिर मतलब दिया क्या हुआ है। कुछ भी चीज छोड़ के मत जाओ। लाइक हमारा माइंड ऐसा है, जो हम छोड़ के जाते हैं वो उसी चीज पे फोकस करता है। लाइक 100% में से अगर हमने 90% सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, लेकिन माइंड बस वो 10% पे अटका रहता है कि ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कुछ भी चीज छोड़ो मत, उससे अलग कॉन्फिडेंस आता है। हाँ। और फिर एग्जाम में भी ट्राई टू राइट 100% मार्क्स, सारे मतलब सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आओ। चाहे आपको नहीं भी आ रहा है तो। हाँ, नहीं भी आ रहा है तो, बिकॉज अगर 100 मार्क्स का लिख के आ रहे हैं हम, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं पास होने के। एग्जैक्टली। क्या तुमने कोई अलग अप्रोच ट्राई करी क्या, जो पिछले अप्रोच से बहुत ही डिफरेंट होगी? कोई एक ऐसी अप्रोच जो तुमने शायद ट्राई की हो, जो पिछले अटेम्प्ट में नहीं थी और इस अटेम्प्ट में कंप्लीटली डिफरेंट थी? लास्ट टाइम में ऐसा किया था मैंने कि मैंने मॉड्यूल रेफर नहीं किया था और जो मेन नोट्स है वो रेफर नहीं किए थे। जैसे डीडी का मैं स्पेशली बताऊंगी कि डीडी में पूरा शॉर्ट नोट्स से और जो चार्ट बुक दिया मुस्कान मैम से वो पढ़ के गई थी। लाइक आप अगर शॉर्ट नोट से पढ़ रहे हो तो उससे आप पास नहीं हो पाओगे। आपको मेन नोट से पढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने डीडी भी पूरा इस बार मेन नोट से मॉड्यूल से कवर करके गई थी। यानी कि मेन नोट क्योंकि से जैसे पढ़ो और किसी तो, शॉर्ट नोट से रिवाइज करो। ओके। हाँ हाँ। राइट, हाँ। आप 2 बार मेन नोट से पढ़ो, फिर लास्ट में एक बार पूरा रिकॉल करने के लिए शॉर्ट नोट्स यूज कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट नोट्स को मेन नोट्स मत बनाओ।
बच्चे ऐसे ही करते हैं, लास्ट में कम टाइम बचता है तो वो सोचते हैं कि शॉर्ट हाँ नोट्स। शॉर्ट नोट से सारा पढ़ के सारे चैप्टर्स कवर करके चले जाएंगे तो हो जाएगा। हम्म। बट उससे काम नहीं चलता है, हम्म। मेन नोट्स पढ़ना ही है। और शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाने का एक नुकसान ये भी है कि आपके पास कंटेंट ही नहीं रहेगा लिखने के लिए। भाई जैसे किसी भी टॉपिक में 10 पॉइंट्स हैं, तो 10 में से अगर आप 10 पढ़ के जा रहे हो तो आप 6 to 7 तो लिख के आओगे, बट शॉर्ट नोट्स में वही 5 पॉइंट्स हैं, तो आप 2-3 लिख के आ रहे हो तो फिर आप एक्सपेक्ट करो कि आपको मार्क्स मिल रहे हैं, तो नहीं मिलेंगे। एग्जैक्टली। डीडी के बारे में तो हम खुल के बात करेंगे क्योंकि इसका ट्रांजिशन तो 13 से 67 हुआ है। बट इन जनरल क्या आपने अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया था इस बार मार्क्स के बेसिस पे? हाँ, लाइक स्मार्ट स्टडी तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। ईएसजी में स्पेशली मैंने ये किया था, मैं ऐसा नहीं है मैंने एक दो चैप्टर्स पूरे नहीं पढ़ के गई थी। हम्म। कुछ कुछ ईएसजी में ऐसा है, बहुत सारी चीजें फॉरेन लॉस के ऊपर है, तो वो मैं सारे स्किप करके गई थी क्योंकि पता है फॉरेन लॉस के ऊपर क्वेश्चन आते ही नहीं है। ऐसा मत बोलो सारे यार, अगले इंडियन लॉस अटेम्प्ट में कवर आ गए करके तो गई। ये तो बोलेंगे कि अरे यार इसने कहा था देखो आते नहीं है। ये हाँ अरे बताओ भाई। बहुत बहुत कम चांसेस होता है, वो इवन टीचर्स ऐसा बोलते हैं कि आप हाँ, छोड़ के जाओ। कौन से टीचर है? अच्छा छोड़ो ये नहीं पूछना है। लेकिन ठीक है तो वो टीचर को पकड़ लेंगे उसके बाद। ठीक है तो कैसा स्मार्ट स्टडी क्या किया था? हाँ भाई, जैसे कि डीडी में पार्ट ए पार्ट बी है, तो पार्ट ए 40 मार्क्स का है, पार्ट बी 60 मार्क्स का है, तो मैंने पार्ट बी से स्टार्ट किया था। मैं वो ज्यादा मार्क्स कवर करता है, और उससे क्वेश्चंस भी ऐसा है कि मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, हम्म। और 4-5 चैप्टर्स ऑडिट वाले हैं, तो ऐसे डिवाइड किया था मैंने। ईएसजी में भी पार्ट सी एंड पार्ट बी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही 30 मार्क्स कवर कर लेता है। एंड पार्ट ए में ज्यादा चैप्टर्स है, वो कम मार्क्स कवर करता है, तो वो मैंने बाद में किया था। एग्जैक्टली। और कुछ अंतर था नंबर ऑफ रिविजन्स में आपस में? हाउ डिड यू प्लान दैट? नंबर ऑफ रिविजन्स तो इतना नहीं था, मेरे पास कम ही टाइम था, 25 डेज का। हम्म। तो नंबर ऑफ रिविजन्स ऐसे ही थे, मैं 3 से 4 बार तो पढ़ा था एग्जाम के दिन तक। 3 से 4 बार कम होता है। ठीक है तो 10 बार कर लेते हैं अपन लेकिन। एक और चीज मैं इसमें ऐड ऑन हाँ करना हाँ चाहूंगी, हाँ हाँ। केस स्टडीज सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक पास्ट पेपर्स, क्वेश्चंस सॉल्व करना। लाइक आपको प्रोविजन तो आता है, बट उसको अप्लाई कैसे करना है वो भी आना चाहिए। तो पॉइंट है। केस स्टडीज रीड कैसे करनी है वो आना चाहिए। वो कैसे होता है? मैंने एग्जीक्यूटिव में पास्ट पेपर सॉल्व करो, हम्म। जो सजेस्टेड आंसर है वो एक बार रीड कर लो, अगर आपके पास टाइम नहीं है सॉल्व करने का, एक बार रीड करके चले जाओ सारे। हम्म। और इवन फैकल्टीज से भी ईएसजी डीडी वगैरह में क्वेश्चन बुक दी हुई थी, तो ओके। वो मैं सॉल्व करके गई थी। उससे मतलब आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चंस एग्जाम में किस टाइप के आने वाले हैं। आप डायरेक्ट सीधे एग्जाम में जाके क्वेश्चंस वैसे रीड करो तो वहां जाके वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। गेटिंग अ पॉइंट। तो आपको क्वेश्चंस रीड करना आना चाहिए। एंड राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक एग्जैक्टली। आंसर्स को कैसे फ्रेम करना है। दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैंने वही किया था, पहले सजेस्टेड आंसर्स देख लिए थे कि कैसे करना है, और जैसे केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन है तो फैक्ट, प्रोविजन, कंक्लूजन, लाइक आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग अच्छी होनी चाहिए, और मेन डेफिनेटली। प्रोविजन तो होना ही चाहिए। बट चेकिंग उसकी ज्यादा बेटर तरीके से होती है। इवन ओपन बुक में भी आप ट्राई करो कि स्टार्टिंग का और एंड का अपनी लैंग्वेज में फ्रेम करके आओ, और बीच में तो आपको कंटेंट में लिख के आना है। ओपन बुक का तो ये चक्कर बहुत लोग करते हैं अपने पहले अटेम्प्ट में, दे कॉपी डायरेक्टली। बट उसका गेम यही है हाँ, कि आप वही स्टार्ट और एंड अपने हिसाब से भी कर लो और बीच में जो लिखना है लिख दो, जो भी वहां पर है तो भी चलता है। मिनिमम इतना तो आप कर ही लो उस चीज में। वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी राइटिंग प्रैक्टिस करी थी तुमने? मेरे पास तो ज्यादा टाइम नहीं था, मैंने एग्जीक्यूटिव में बहुत किया तो उससे मुझे प्रैक्टिस हो गई थी। एग्जीक्यूटिव में मैंने क्लासेस ली थी राइटिंग प्रैक्टिस की। ऐसा हो रहा है? ये तो बहुत हाँ, इवन मैंने क्लासेस परचेज की थी, जूम मीटिंग पे क्लास होती थी। कंपनी लॉ के क्वेश्चंस वो बताती थी कैसे लिखने हैं। बट यार ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे मेरे को भी सीएस की जर्नी में मेरे को एक आइडिया लगा कि जितना आपकी तैयारी इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रेजेंट नहीं करना है तो कोई मतलब नहीं है ना। मैंने टैक्स में सिर्फ प्रेजेंटेशन चेंज करी, हाँ, पढ़ाई में अच्छा किया बट प्रेजेंटेशन चेंज करी और मेरे 20-25 मार्क्स पड़ गए थे अगले ही अटेम्प्ट में।
तो प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे बहुत कम ध्यान जाता है, बट बहुत पुश करता हूँ मैं अपने वीडियोस में भी कि प्रेजेंटेशन पे भी टाइम दो, बिकॉज अनटिल अनलेस आप दोनों पार्ट्स पे काम नहीं करोगे तो आप पास नहीं होगे। और एक चीज ये थी कि अगर अगर मैं अभी बोलूँ कि आप अपने चारों सब्जेक्ट्स को 2-2 मिनट लेके बस ब्रेक डाउन कर दो कि क्या एग्जैक्टली किस तरीके से प्रिपेयर किया, तो आई थिंक एस्पिरेंट्स की बहुत हेल्प हो जाएगी जो लोग ग्रुप 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बात करें ओके। डीडी की जो भी तुमको याद है, बट जो तुमने उसमें चेंज किया बहुत बड़े लेवल पे, वो अगर उस चीज की बात कर लें, डीडी जैसे आपने बट डीडी के लिए, डीडी में डीडी में 13 आए थे, पहले मैं बता दूं सबको, डीडी में इनके 13 आए थे और अब 67 आए हैं। तो ये जो जंप है ये असाधारण है क्लियरली। तो बताओ कैसे किया। स्टार्टिंग मैंने पार्ट बी से की थी। ठीक पार्ट है। बी में जितने भी ऑडिट वाले चैप्टर्स हैं, 9 10 11 10 9 10 11 12 12। 13 हाँ 13 तक पूरे ठीक है। जितने भी ऑडिट वाले चैप्टर्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जैक्टली वो एक साथ पढ़ने होते हैं। हाँ। फिर उसके बाद 15 16 है, वो बाद में किए थे मैंने। देन 8th चैप्टर। 8 हाँ। 8th चैप्टर, इसमें बहुत सारे ऑडिट दिए अदर हुए हैं, ऑडिट्स हाँ। फॉरेंसिक हाँ हाँ ऑडिट। हाँ हाँ। हाँ, वो सब। हम्म, तो वो मैंने ऐसे किया था, सबसे पहले मैं उसको चार्ट बुक से पढ़ती थी, चार्ट बुक के बाद मैं मॉड्यूल पे गई थी। ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद पार्ट ए पे। हम्म, पार्ट ए में सबसे पहले सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, ये थोड़े से इजी हैं और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चैप्टर्स मैंने पहले किए थे। देन फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एंड फर्स्ट दैट्स मैंने डीडी सबसे। पूरा मॉड्यूल से कवर किया था। ओके तो ओके। मैं मॉड्यूल में पहले तो हाईलाइट करके रख लेती थी, पूरा तो नहीं पढ़ पाते थे, इतना सारा एक दिन पहले रिवाइज करना इट्स नॉट पॉसिबल। तो हाईलाइट करके रख लेती थी और मैं साइड में शॉर्ट में लिखती जाती थी। लाइक अगर किसी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वगैरह दिए हुए हैं, तो वो शॉर्ट में हैंड रिटन लिखती जाती थी सारे मॉड्यूल में ही। पॉइंट्स, मॉड्यूल में ही। ओके ओके। और कोई टॉपिक अगर मुझे जैसे मीनिंग ही उसका समझ नहीं आ रहा है, तो मैं पहले चैट जीपीटी से उसका सिंपल में मीनिंग निकाल लेती थी और फिर वहां पे लिख लेती थी। और जब भी वो कॉन्सेप्ट पढ़ती थी, सबसे पहले जो मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है वो पढ़ती थी। फिर अगर मैं अंदर का कंटेंट पढ़ती थी तो वो ज्यादा इजी होता था। एआई फिर का समझ यूज हो आता रहा है था कि भाई वो साहब, concept पढ़ाई के लेवल पे एआई का यूज हो रहा है दोस्तों, ये बहुत ध्यान ज्यादा से यूज देखो। किया है मैंने। हाँ हाँ। एंड वन मोर थिंग जो मैंने की थी, एक कॉपी ले लो और अगर आप मॉड्यूल से पढ़ रहे हो तो साइड में स्क्रिबल करते जाओ, कीवर्ड्स या शॉर्ट में लिखते जाओ पूरा। तो वो बहुत जल्दी माइंड में ग्रैस्प करता है। दैट इज योर हैंड टू हेड, सॉरी, हेड टू हैंड कोऑर्डिनेशन बेसिकली। आप जो पढ़ रहे हो क्या वही तरीके से आप लिख रहे हो, तो वो एक डबल छप जाता है मेमोरी में धीरे धीरे। इसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस नहीं नहीं, स्क्रिबल स्क्रिबल करते जाओ। हाँ हाँ स्क्रिबल ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज, मैंने रिवीजन लेक्चर्स देखे थे सारे मुस्कान मैम के, जो यूट्यूब पे डले हुए थे। ओके, एग्जाम के टाइम पे। तो सबसे पहले हाँ, एग्जाम के पहले एक बार रिवीजन लेक्चर देखा किसी चैप्टर का, फिर उसके बाद उसको खुद उसको से पढ़ा, ओके, वो एक बार आप इसलिए देख रहे हो कि आपका वापस से एक बार थोड़ा ताजा हो जाए, कॉन्सेप्ट्स हाँ रिकॉल हो जाए। रिकॉल हो जाए, एंड देन हाँ। हाँ ओके। एंड डीडी के लिए बस यही बोलूंगी, पार्ट बी पे ज्यादा फोकस करो और रेदर देन पार्ट ए। हम्म। पार्ट बी भी उतना इम्पोर्टेंट है, बट फर्स्ट पार्ट बी स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर पार्टी। उसमें वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। एंड व्हाट अबाउट ईएसजी। ESG में पार्ट बी एंड पार्ट सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली। दैट कवर्स अराउंड 25 to 30 मार्क्स, रिस्क हाँ, मैनेजमेंट। एंड फिर उसके बाद पार्ट ए में जितने भी बोर्ड वाले चैप्टर्स थे, 3 4 कम 5। बिलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो चैप्टर्स हैं वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट। उसकी बहुत सारी केस स्टडीज आती है, तो उसके लिए केस स्टडीज सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ड्राफ्टिंग के बारे में किस तरीके से किया, बहुत लोगों का एक्चुअली ड्राफ्ट बहुत स्ट्रांग है, बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जिनका ड्राफ्टिंग बहुत वीक मानते हैं, वो मानते हैं, मेरे को नहीं लगता ड्राफ्टिंग वीक है, बट वो मानते हैं कि ड्राफ्टिंग इज लिटिल टफ फॉर देम। सो व्हाट अबाउट, हाउ डिड यू गेट अबाउट दिस। फर्स्ट थिंग, ड्राफ्टिंग के लिए तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ड्राफ्ट्स की प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ड्राफ्टिंग में सबको लगता है कि ड्राफ्ट प्रैक्टिस कर ले तो हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ थ्योरी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। तो 20 30 मार्क्स के ड्राफ्ट आते हैं, बाकी 70 मार्क्स की तो थ्योरी ही आती है। तो अगर आप ड्राफ्ट में आपकी लाइक यू आर गुड एट ड्राफ्टिंग, तो वो आप स्कोर कर लो, वो आप पहले प्रिपेयर करके साइड में रख लो। फिर उसके बाद आप थ्योरी चैप्टर्स पे जाओ। ओके। ड्राफ्टिंग के लिए मैंने हैंड रिटन नोट्स यूज किए थे, मॉड्यूल यूज नहीं किया था, बट मॉड्यूल की लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी है। तो मैंने विकास बोरा सर के हैंड रिटन नोट्स जो थे वो
यूज किया यूज था। किए थे। तो ड्राफ्टिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट्स को समझना, यस। राइट, थ्योरी को समझना। हाउ यू वेंट अबाउट सीएसआर, कैसे उसमें कैसे स्कोर किया जा सकता है अगर किसी को कोई इस अटेम्प्ट में प्रिपेयर कर रहा हो? हाउ विल दे स्कोर इन सीएसआर? ओपन बुक है, तो अगर एक ओपन बुक क्विक स्ट्रेटजी डिस्कस हो जाए तो। ओपन बुक को सब लोग बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं, एक बार पढ़ लिया तो हो जाएगा। हम्म, ओपन बुक को भी एटलीस्ट 3 से 4 बार पढ़ना बहुत जरूरी है। सब लोग लाइटली नहीं एंड लेते हैं उसमें भी ओपन वह बुक को, जस्ट टू, सॉरी फॉर कटिंग इन बिटवीन, सब लोग लाइटली नहीं लेते, पहले अटेम्प्ट वाले लाइटली लेते हैं, फिर उनको पता चल जाता है, फिर वो नेक्स्ट अटेम्प्ट से हाँ, लाइटली नहीं लेते। हाँ, कंटिन्यू फिर कंटिन्यू। पता चल जाता है कि वही स्कोरिंग है, उसी वही। में मार्क्स आएंगे तब भी हाँ एग्जीक्यूट बन हाँ पाएगा। हाँ। ओपन बुक के लिए सबसे पहले तो मास्टर इंडेक्स बहुत जरूरी होता है। और जैसे जैसे मैं चैप्टर्स पढ़ती जाती थी, मैं उसमें ऐड ऑन करती जाती थी, जो जो ओके। टॉपिक्स मुझे लगते थे मैं खुद से ऐड ऑन करती थी, अगर कुछ केस लॉ वगैरह दिया है। और हाँ। सारी बुक में हाईलाइट हो गया था कि अगर लाइक हर टॉपिक पे ऐसा सोचती थी, अगर इस पे क्वेश्चन आया तो मैं कितना कंटेंट लिखूंगी, वो हाईलाइट कर देती थी पहले से। ठीक है। एंड उसमें भी केस स्टडी सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस जितने भी पास पेपर्स हैं उसमें भी मैंने क्वेश्चन बुक की पीडीएफ सी सीएसआर की, वो पूरी सॉल्व की थी। भाई साहब। पार्ट बी, उसमें भी मैंने ज्यादा फोकस किया था पार्ट बी में, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट करेक्ट। बी में केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, वो जल्दी भी हो जाता है। तो सबसे पहले इवन एग्जाम में भी मैंने पार्ट बी से स्टार्ट किया था लिखना ही। स्मार्ट स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है, कैसे स्टार्ट करना या है, कैसे लिखना है। एंड व्हाट आई थिंक अबाउट टू सम अप द सीएसआर इज, या ओपन बुक की इंडेक्स बहुत जरूरी है। एक इंडेक्स चाहे वो टीचर इंडेक्स बना बहुत के जरूरी दे, है। चाहे वो आप बनाओ, बट इंडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डोंट ट्राई टू कॉपी पेस्ट, हाँ, ओपन बुक सारा में तो कंटेंट ना कॉपी ना, पेस्ट। अगर एग्जामिनर को दिख गया कि आपने ऐसे छाप दिया उठा के, तो वो कहेगा यार इस बंदे का अपना दिमाग कहाँ है, इसने, इसका मतलब पढ़ाई वढ़ाई नहीं की है, इसको खुद कुछ नहीं आता है, मतलब इतना नहीं सोच रहा होगा। बट जो एक साइकोलॉजिकल लेवल पे मैसेज जाता है, तो वो आपको मार्क्स फिर वैसे ही देगा। ओपन बुक में पेपर जो है वो भी कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लाइक 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट ओपन बुक। वो 3 आवर्स में कैसे आप टाइम मैनेज कर रहे हो, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, वो कंटेंट कम भी नहीं होना चाहिए, और आपको सॉल्व भी पूरा 100%, 100 मार्क्स का पेपर करना है। वो वही मैं अपने हर सेशन में बताता हूँ, इट इज हैंड टू हेड कोऑर्डिनेशन, खासकर ओपन बुक के लिए, जिसमें आप भगा के लिख पाओ। और वो भगा के लिखने के लिए आपको एग्जाम से पहले ही एटलीस्ट हर दिन कुछ समय निकाल करके, इवन स्क्रिबल भी चलेगा, बट अच्छा, आपको वो लिखना जरूरी है। आप पेपर सोच सोच क्या करना। रहे हो एग्जैक्टली वो, ताकि एग्जाम में आपका हाथ ना रुके। और खासकर ओपन बुक में, जिसमें वो लोग, राइट। अगर वो ओपन बुक आपको दे ही दिए हैं, तो इसका मतलब वो वहां तो उनका गेम है ही नहीं ना, उनका गेम तो और सारी चीजों में है, कि वो बढ़ा के दे देंगे, वो ऐसे क्वेश्चन दे देंगे कि आप चौंक जाओ, फिर आपको कहीं मिलेगा नहीं, फिर कहीं छुपा हुआ आंसर होगा उसका, मतलब दे विल प्ले अराउंड दैट। आपका मेंटल टेस्ट लेंगे, आपका बाकी चीज का देखेंगे कि आपने पढ़ा है कि नहीं उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से, लिख कैसे पा रहे हो आप। क्योंकि बुक तो उन्होंने आपको दे ही दी ना सीधे सीधे, कि तुम बुक से देख कर लिख लो, तो वो वहां तो आपको टेस्ट कर ही नहीं रहे। यानी कि जो नॉर्मल चीजें चेक करते हैं, वो वहां पे वैसे चेकिंग नहीं हो रही, वहां पे और ही चीज चल रही है। दे आर टेस्टिंग यू ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। इसमें हाँ। ओपन बुक में इवन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना भी बहुत जरूरी है। आप बस सोच रहे हो कि बस ऐसे रीड आउट करके चले जाएंगे तो नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बना के देते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अपना हम्म, ये सेगमेंट अब होता है कंप्लीट। तो देर आर टाइम्स व्हेन यू डोंट फील गुड इन द, एज इन कि आप राइट स्टेट ऑफ माइंडसेट में नहीं हो पढ़ाई के, ओवर थिंकिंग चल रही है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग चल रही है। तो व्हाट इज द मैकेनिज्म दैट यू फॉलो ड्यूरिंग योर एग्जाम प्रिपरेशंस, कि आप वापस से उस जोन में आ जाओ जहां पर आपको पढ़ाई करनी है, एंड ऑब्वियसली पेपर निकालना है, बट आपको उस टाइम पे वापस से अपने नॉर्मल गियर पे आना है पढ़ाई करने के लिए। तो व्हाट इज योर स्टेबिलिटी मैकेनिज्म? ये चीज मुझे आपने ही बताई थी कि जब भी ओवर थिंकिंग हो तो एक पेपर लो और राइट योर थॉट्स इन दैट पेपर। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। वो मैंने बहुत ट्राई किया, अभी भी मैं ट्राई करती हूँ। जब भी लाइक माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है किसी चीज के लिए, या बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है, बस लिखने लगो पेपर पे। हम्म। उससे बहुत ज्यादा दिमाग खाली हो जाता है। माइंड लाइट
हाँ, लाइट फील होता है। वो मेडिटेशन काम ने तो किया। हेल्प की थी। हम्म, हाँ, एंड बस पेपर पे सारी चीज़ें लिख दो कि जो-जो फील हो रहा है और क्या आप कैसे प्लान करना चाहते हो चीज़ों को। हम्म, थोड़ी पॉजिटिव अफ़र्मेशंस लिखो। अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक मतलब डायरी बनाई है। ओके। आई एम राइटिंग डेली ऑन दिस डायरी। पहले एक कोट लिखती हूँ, फिर उसके बाद जो एजेंडा है पूरे दिन का वो लिखती हूँ, फिर उसके बाद अच्छा। अफ़र्मेशंस लिखती हूँ, फिर ओह उस मैन। दिन में जो मैंने सीखा लर्निंग वो लिखती हूँ। हम्म। एंड ऐसे ही मैंने चेकलिस्ट बनाई हुई है पूरे दिन की ओके ओके ओके। कि लाइक वो मुझे मंदिर जाना है, हम्म। स्टडीज़ कंप्लीट करनी है, मेडिटेशन करना है, वो सब। ओके ओके। लाइक इससे बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट हो जाता है रूटीन। एजेंडा लिखने से कि दिन में मुझे करना क्या क्या है एग्जैक्टली। हाँ। Towards the end of this podcast, what are those three things an aspirant, a CS, a CA, whatever aspirant should not miss while he's preparing for their attempt? Top important things. फर्स्ट वन इज कीप योर माइंडसेट सो स्ट्रांग कि लाइक अगर आगे कुछ भी हो, फेलियर भी हो, मतलब सारी सिचुएशन को एनालाइज करके अगर कुछ गलत भी होगा तो उस चीज में आप अपना माइंड कैसे स्ट्रांग रखोगे वो बहुत जरूरी है। तो उसके लिए प्रिपेयर कर लो अपने आप को। सेकेंड वन इज सेकेंड वन इज बिलीव इन योर सेल्फ। लाइक डोंट सेल्फ डाउट योर सेल्फ। अगर आपने इतनी फेलियर्स देख लिए तो ये मत सोचो कि लोग आगे निकल गए आप वहीं रह गए। हम्म, थर्ड वन इज ट्रस्ट ऑन गॉड्स प्लान। समझ गया। टॉप थ्री में पढ़ाई करना नहीं है, यू मीन टू से। तुम पढ़ाई मिस कर जाओ वो ठीक है, बाकी सब तो हो जाएगा। जस्ट किडिंग। समझ गया। पढ़ाई तो करना ही है उसके हाँ साथ ये सब। हाँ हाँ, I get your point. So this is my last question before I end this podcast. जो लोग इस बार अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाए उनके लिए आपका कोई मैसेज, क्योंकि आपने किया तो इट इज वेरी बिग थिंग, और जिस तरीके से किया इट इज ज्यादा ही बिग थिंग, तो इफ देयर समथिंग यू वांट टू से टू देम बिकॉज यू नो यू हैव बीन थ्रू दैट टाइम। जस्ट लर्न फ्रॉम योर फेलियर। अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है तो लर्न फ्रॉम दैट एंड उससे कुछ सीख के बस आगे बढ़ो। और आपने जितने भी लास्ट टाइम मिस्टेक्स किए उसको एनालाइज करो एंड आगे वो मिस्टेक्स नहीं हो ऐसा मतलब ट्राई टू प्लान थिंग्स। सेकेंड थिंग इज बी कंसिस्टेंट। लाइक कंसिस्टेंटी को ब्रेक मत करो बिल्कुल भी। कंसिस्टेंसी ही है जो आपको बेड़ा पार लगाएगी। चलो विद दैट सेड ये पॉडकास्ट हम आज खत्म करते हैं। पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है हमने। आई होप पीपल स्टूडेंट हेल्प करें उनकी, ये लोगों की जो लोग अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच, आप पहले तो इतने शॉर्ट नोटिस पे आए। और इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। मतलब आप और ऐसे वीडियोस लाओ, लोगों को दूसरों की जर्नी से सीखने मिलेगा। आई रियली एंजॉयड इट। हाँ, अभी तो थोड़ा अपन और लंबा कर सकते थे बट आई थिंक वो हम आगे के लिए रखते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। आपका एक अटेम्प्ट बाकी है, आप उससे थैंक यू सो मच। एक अटेम्प्ट के बाद आपका सीएस है सामने, डिग्री ही डिग्री है हाथ में। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और इसी माइंडसेट से चलते रहो और वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ऑल चलो, द वेरी बेस्ट टू ऑल द जून एस्पिरेंट्स। यस, बहुत बहुत जरूरी है वो। थैंक यू। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल दिस पॉइंट। अगर आप इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देख रहे हो तो आप ऑलरेडी बहुत कुछ लेके जा रहे हैं वहां से, एंड देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। सो लेट मी नो कि मुझे आने वाले एपिसोड्स में और क्या क्या चीजें बेटर करनी चाहिए। वी मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड, वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन सीखते रहो, एकदम अच्छे से मतलब तगड़े से मेहनत करो, एंड बाय बाय।